नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवाचार IAS अकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि आपने कल हमारा एक वीडियो देखा होगा और उसके तहत जो हमने आपसे चर्चा की थी अपने इंट्रोडक्शन के दौरान, और आपको बताया था कि हम प्रत्येक दिन उपलब्ध रहेंगे और प्रत्येक दिन हमारी YouTube पर वीडियो आएगी जो आपके लिए पर्याप्त होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जो छात्र UPSC या UPPCS 2023 या 2024 की तैयारी करना चाहते हैं या वनडे एग्ज़ाम की किसी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही उपयोगी होगा। तो दोस्तों, उसी के मद्देनज़र रखते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना GS के अंतर्गत जो सेक्शन है हमारा इतिहास से संबंधित हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इतिहास के तहत कैसे क्या क्या पूछा जाता है और इतिहास के तहत जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इतिहास के सिलेबस के बारे में 1 मिनट में हम रिवाइज कर लेंगे और देखेंगे कि इतिहास में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। फिर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्यों का साम्राज्य का उत्थान या मगध साम्राज्य का उत्थान। फिर उसके बाद धार्मिक सुधार आंदोलन की चर्चा करेंगे। फिर गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल की चर्चा करेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत में हम देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में जो बारी बारी से जो वंश आए हैं उनकी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मुगल वंश की स्थापना करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि मुगलों ने किस प्रकार की जो उनकी रणनीति थी, प्रशासनिक रणनीति क्या है, स्थापत्य की रणनीति क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम मुगलों के पतन के बाद में हम चर्चा करेंगे मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास की, जिसके अंतर्गत हम शुरुआत करते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। इस पर चर्चा करेंगे। फिर 1757 के प्लासी के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, बक्सर के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे और हम आपको 1857 के विद्रोह के बारे में जानकारी देंगे। फिर 1919 के एक्ट के बारे में जानकारी देंगे। फिर आपको हम 1935 के अधिनियम के बारे में बताएंगे। फिर 1947 के भारत का स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस प्रकार से देखा जाए तो वर्तमान समय तक का जो हमारा इतिहास है, यानी पाषाण काल से लेकर आज़ादी तक, अर्थात उसके बाद भी जो इतिहास रहा है, जिसको हम स्वतंत्रता उत्तर भारत के बाद का इतिहास कहते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे वर्तमान समय तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं और समझते हैं इतिहास के बारे में। तो इतिहास के बारे में हम जानकारी के आधार पर हम देखते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो रहेगा, जो लेक्चर रहेगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसलिए हेल्पफुल होगा कि हम इसको 0 से लेकर एडवांस तक आपको सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे और हम कंटिन्यू चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो को अपलोड करेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर हम लेक्चर को आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपनी कंटिन्यू रूप से आप अपनी तैयारी को रख सकें। इस प्रकार से देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इतिहास के बारे में और इतिहास की परिभाषाओं के बारे में समझते हैं। इतिहास को देखते हैं पहले कितने स्रोतों के आधार पर कितने प्रकार से बांटा जाता है। स्रोतों के आधार पर तो स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं 3 भाग हमारे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्रागैतिहासिक इतिहास कहते हैं। इसका मतलब होता है ऐसा कालखंड जिससे संबंधित हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है और सिर्फ हम पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही उसकी जानकारी को जुटाते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन रहेगी
ऐसा कालखंड जिसके संबंध में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात इस काल के दौरान मनुष्य को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। यहाँ हमने देखा कि ऐसा कालखंड जिसके संबंध में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात इस काल के दौरान मनुष्य को लेखन कला का ज्ञान प्राप्त नहीं था। यानी कि लोग उस समय पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। सिर्फ और सिर्फ चित्रकारी के बारे में हमें साक्ष्य मिलते हैं इससे संबंधित, वो हमें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटकाओं की गुफाओं से इस काल के संबंध में हमको चित्र मिलते हैं। तो उस समय लोग चित्रकारी किया करते थे एक साक्ष्य के आधार पर देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा कालखंड जिसके संबंध में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात इस काल के दौरान मनुष्य को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। अब देखते हैं दूसरा जो कालखंड होता है उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। अगर इसमें उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं यहाँ पर पाषाण काल का मतलब होता है कि ऐसे कालखंड के दौरान मनुष्य ने औजार के रूप में सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया हो, या जो भी औजार या हथियार उन्होंने बनाए हो वो सिर्फ पत्थर के बने हो, उस कालखंड को हम कहते हैं पाषाण काल। अब यहाँ देखते हैं दूसरा हमारा इतिहास क्या होता है, इसको बोलते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल आद्य ऐतिहासिक काल। इसकी अगर परिभाषा देखें तो इसको क्लीन करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, इसकी अगर परिभाषा की हम बात करें तो ऐसा कालखंड जिसके संबंध में लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं किंतु उसे
अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है, सका है। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा कालखंड जिसके दौरान मनुष्य पढ़ना लिखना तो जानता था, लेकिन अभी तक हम उनकी लिपि को अभी तक हम पढ़ नहीं सके हैं और उनको पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसे कालखंड को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक डिकोडिंग नहीं किया गया है, अर्थात पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरा जो अगर कालखंड की बात करें, तीसरा जो स्रोतों के आधार पर काल होता है उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसकी अगर डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसको क्लीन करते हैं, जिसको लिखना हो लिख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसकी जो डेफिनेशन है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। ऐसा कालखंड, ऐसा कालखंड जिससे हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं और उनको पढ़ा भी गया है, भी गया है। जैसे उदाहरण के लिए वैदिक काल के बाद, वैदिक काल के बाद का इतिहास, वैदिक काल के बाद का इतिहास। यानी ऐसा कालखंड जिससे संबंधित हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं और उनको पढ़ा भी गया है। अर्थात उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो ऐसा कालखंड वैदिक काल के बाद का जो इतिहास है वो हमको ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। अगर वैदिक काल के बाद की बात करें तो जो साहित्य हमको जो मिला है वो उसको हम हमारे इतिहासकार उसको जान सके हैं और उससे संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकें। जैसे वेद हुए, पुराण हो गए, रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि से हमको ऐतिहासिक कालखंड के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम आपको यहाँ पे चर्चा करते हैं सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में, और इससे संबंधित समझने की कोशिश करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या है और इससे संबंधित जो तथ्य हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल अगर इसके बारे में हम चर्चा करें तो इसके कुछ पॉइंट हैं, उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डॉक्टर प्राइमरोज द्वारा, डॉक्टर प्राइमरोज द्वारा
1842 में 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थल से छुरी व तीर प्राप्त हुए हैं, या छुरी व तीर की खोज की जो पत्थर के बने थे। अगर पॉइंट की हम बात करें, यहाँ पे एक तथ्य के रूप में अगर बात करें तो डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक एक स्थल से, एक लिंगसुगुर एक प्रागैतिहासिक काल से संबंधित एक स्थल है, उससे छुरी व तीर जो प्राप्त हुए हैं वो पत्थर के बने हुए थे, उनकी खोज की थी। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पे, अन्वेषण की शुरुआत अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफूट के द्वारा की गई थी। अगर प्रागैतिहासिक काल से संबंधित एक अन्वेषण या खोज की अगर बात करें, हम चर्चा करें, तो इसकी सबसे पहले शुरुआत रॉबर्ट ब्रूसफूट के द्वारा 1863 ईस्वी में शुरू किया गया था। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉमसन के द्वारा प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया। जैसे पाषाण काल, कांस्य युग एवं लोहे युग। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक पुरातात्विकविद थे जर्गेनस थॉमसन के द्वारा 1820 ईस्वी में
प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया गया, जिसमें पाषाण काल, कांस्य युग एवं लोह युग इत्यादि में डिवाइड किया गया था। अगर यहाँ हम चर्चा करें भारतीय पुरातत्वविद की, भारतीय पुरातत्वविद की तो पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, कनिंघम को माना जाता है। इस प्रकार से देखें तो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, जिसके आधार पर हम देखते हैं कि शुरुआत से लेकर कि किसने क्या खोज की है, और भारतीय पुरातत्वविद किसको माना जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वनडे एग्जाम एसएससी या फिर एसएससी सीजीएल के माध्यम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि भारतीय पुरातत्वविद कौन हैं, तो वो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर यहाँ पे चर्चा करें कि प्रागैतिहासिक काल को सबसे पहले 3 भागों में किसने बांटा था, तो वो 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉम्सन ने उसको डिवाइड किया था। तो वो 3 भाग कौन कौन से थे, पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि पाषाण काल को हम सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करेंगे और उसको बारी बारी से समझेंगे कि पाषाण काल को डिवाइड करेंगे, कितने भागों में डिवाइड करेंगे, उसकी हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो जिस किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसको हम अब पॉइंट वाइज देखते हैं और समझते हैं कि पाषाण काल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है और किस काल से संबंधित मनुष्य का व्यवहार क्या था और क्या खाता था और किस प्रकार से कहाँ पर रहता था। तो अब मेन चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं, पाषाण काल। पाषाण काल यहाँ देखते हैं, सबसे पहले तो इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, यहाँ मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो यहाँ इसका कालखंड की अगर बात करें पुरा पाषाण काल की, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पुरा पाषाण काल और इसके बारे में समझते हैं कि इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं और जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों, जो आपके पीसीएस और आईएएस दोनों के लिए महत्वपूर्ण हों, उससे संबंधित हम जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं पुरा पाषाण काल। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इससे संबंधित, इस प्रकार से जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका काल क्या है। काल, तो काल के दौरान देखते हैं 25 लाख ईसा पूर्व से 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व
10,000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को पाषाण काल, पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब देखते हैं कि ये एक प्रकार से मानव की शुरुआत का एक कालखंड है, और जिसके तहत देखा जाए तो इस समय मानव का व्यवहार क्या था और किस प्रकार से मानव जीवन यापन कर रहा था, उसके बारे में समझते हैं। तो दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो इस समय मनुष्य का जीवन क्या था, जीवन यापन। जीवन यापन की चर्चा करें तो मनुष्य इस समय कैसा था? आखेटक का मतलब होता है शिकार करना, शिकारी जीवन। अर्थात मनुष्य जब खाना जो खाता था या इस समय सिर्फ शिकार करके ही मनुष्य जानवरों का कच्चा मांस खाता था। तो आखेटक का मतलब होता है शिकारी जीवन या शिकारी। आखेटक। दूसरा अगर देखें यहाँ पे तो खाद्य संग्राहक का मतलब है जहाँ भी मनुष्य के लिए कंदमूल, फल इत्यादि मिले तो वहाँ वो इकट्ठा कर लेता था, ताकि इन फ्यूचर उसके लिए आने वाले समय के लिए उसके लिए ज़रूरत को पूरा किया जा सके। तो खाद्य संग्राहक था। और मनुष्य जो बसा हुआ था सिर्फ नदियों के किनारे बसा हुआ था। नदियों के किनारे मनुष्य रहता था। नदियों के किनारे या नदियों के पास मनुष्य रहता था। इससे उसको दो बेनिफिट होते, एक तो पीने के लिए उनको पानी मिल जाता था, और दूसरा जब जो जंगली जानवर होते थे वो जब पानी पीने आते थे तो उनका आसानी से शिकार कर लेता था, तो उनको शिकार खोजने में सरलता हो जाती थी, इसलिए वो नदियों के किनारे रहता था। किंतु यहाँ से अभी तक इस काल से पशुपालन के कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। अगर औजार की हम बात करें यहाँ पे तो क्या क्या औजार रखता था और उन औजारों का किससे बने होते थे, तो सबसे पहले देखते हैं कि औजार क्या क्या होते थे। तो उसके पास खुरचनी, ब्लेड तथा बिदारणी, या एक प्रकार से बोला जाए तो खुरचनी, ब्लेड तथा छेदनी एक भाला के आकार की होती थी जो सिर्फ पत्थर से बनाई जाती थी, इत्यादि औजार होते थे। जो क्वार्ट जाइट, जैस्पर, फ्लिंट
इत्यादि पत्थरों से बनाए जाते थे। यहाँ देखें तो जो औजार उनके होते थे, खुरचनी, ब्लेड या छेदनी इत्यादि औजार होते थे जो क्वार्टजाइट, जैस्पर, फ्लिंट इत्यादि पत्थरों से बनाए जाते थे। तो ये इनका अगर देखा जाए एक कालक्रम क्या है, तो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक जीवन यापन कैसा था? आर्किटेक्ट था, यानी शिकारी जीवन, खाद्य संग्राहक था और नदियों के पास रहते थे, गुफाओं में रहते थे, कंदराओं पर रहते थे बचने के लिए। और इस काल के दौरान पशुपालन के कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं। अगर इनके स्थलों की बात करें तो कहाँ कहाँ किस प्रकार के स्थल मिले हैं, तो सबसे पहले अगर इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। अगर इसकी शॉट लेना चाहें तो उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में और समझते हैं कि और क्या क्या इससे संबंधित हो सकता है, पुरापाषाण काल से संबंधित। अगर इनके इस काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों की अगर बात करें, महत्वपूर्ण स्थल की बात करें तो अतिरम पक्कम ये पुरापाषाण काल से संबंधित स्थल है जो तमिलनाडु में है। अतिरम पक्कम तमिलनाडु व हथनौरा ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश। अतिरम पक्कम तमिलनाडु और हथनौरा मध्य प्रदेश से मनुष्य की खोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य मिले हैं, सॉरी। दो ऐसे स्थल हैं, अतिरम पक्कम तमिलनाडु में पड़ता है और हथनौरा मध्य प्रदेश में। यहाँ से मनुष्य की खोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। अगर और स्थल की बात करें, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटकाएं की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं से भीमबेटका की गुफाओं से पुरापाषाण काल मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल
से संबंधित शैल चित्र मिलते हैं। अगर मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका की गुफाओं की बात करें तो यहाँ से प्रपाषाण काल, मध्य पाषाण काल व नव पाषाण काल से संबंधित शैल चित्र हमें मिलते हैं, जो तीनों काल से संबंधित हैं। तथा नेक्स्ट पॉइंट देखें, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से तीनों काल से संबंधित औजार प्राप्त होते हैं, औजार मिले हैं, या प्राप्त हुए हैं। यहाँ देखा जाए मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर एक ऐसा स्थान है जहाँ से मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल तथा नव पाषाण काल से संबंधित हमें औजार मिले हैं। ये तीनों काल से संबंधित औजार हैं। अगर पुरापाषाण काल के और महत्वपूर्ण अगर खोज की बात करें तो यहाँ पर आग की खोज है। ये महत्वपूर्ण घटना है। तो यहाँ देखा जाए सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे पुरापाषाण काल से संबंधित, मैंने यहाँ पे चर्चा की, और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं पॉइंटों को मैं यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ और उन्हीं पॉइंटों को यहाँ पे मैं दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारी क्लास या फिर आपके लिए ज़्यादा वर्डन नहीं पड़े। हम वही सिलेबस को सेलेक्ट करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। हम आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बनाने की कोशिश करेंगे, ना कि एक इतिहासकार। तो हमने यहाँ पे जाना पुरापाषाण काल के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं मध्य पाषाण काल की। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, अन्यथा आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए और यही नोट्स आपके लिए पर्याप्त होंगे आने वाले एग्जामों के लिए। तो ये नोट्स बनाना आपके लिए बहुत उपयोगी है ताकि बारी बारी से चीज़ों को रिवीजन कर सकें। अब यहाँ पे देखते हैं हम मध्य पाषाण काल के से संबंधित तो पुरापाषाण काल आपने जाना समझा क्या है और क्या उसका कालक्रम है। अब हम चर्चा करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल, इसका जो काल है तो वो काल क्या है, 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है। तो यहाँ ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म से 4,000 पहले की घटना है। अर्थात ईसा मसीह के जन्म से ये जो यहाँ शुरुआत करें तो 2000 ये ऐड कर दीजिए एडी को 2022, तो 12,000 से लेकर 6,000 तक का कालखंड, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक के कालखंड है। ये मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। इस काल के दौरान मनुष्य का जीवन कैसा था, तो जीवन यापन की बात करते हैं। जीवन यापन
जीवन यापन, अर्थात मनुष्य आखेटक था। आखेटक, आखेटक यानी शिकारी, शिकारी, खाद्य संग्राहक, संग्राहक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालन की, पशुपालन की शुरुआत, पशुपालन की शुरुआत होने लगी थी, यानी इस काल में अगर देखा जाए मध्य पाषाण काल के दौरान, तो मानव जीवन अभी भी आखेटक ही है, शिकारी जीवन है, खाद्य संग्राहक है, लेकिन थोड़े कुछ जगह जगह कुछ पैमाने पर पशुपालन की शुरुआत होने लगे। और सबसे पहले कुत्ता को पालतू पशु बनाया। देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले इन्होंने कुत्ता को ही क्यों पाला, इसके पीछे एक रीजन है, एक कारण है। कुत्ता को इन्होंने सबसे पहले इसलिए पाला था, एक तो वो सुरक्षा की दृष्टि से इनके लिए महत्वपूर्ण था, दूसरा शिकार करने में उनकी सहायता करता था, शिकार करने में उनकी सहायता करता था, इसलिए इन्होंने कुत्ता को पाला था। यहाँ पे अगर इस काल से संबंधित अगर औजार की हम बात करें, इस काल से संबंधित औजार की हम बात करें तो माइक्रोलिथिक का मतलब होता है सूक्ष्म आकृति के औजार या सूक्ष्म पत्थर के औजार, सूक्ष्म पत्थर के बने होते थे, अगर महत्वपूर्ण हम औजारों की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्लेड, क्रोण, नुकीला औजार, त्रिकोण इत्यादि होते थे। यहाँ अगर देखा जाए तो इनके जो औजार होते थे वो पुरा पाषाण काल की अपेक्षा सुदृढ़ होते थे और नुकीले होते थे। एक प्रकार से एक ऐसे पैनी हथियार होते थे जो उनको एक सहूलियत देते थे और वजन उनका कम होता था पहले की अपेक्षा, पुरा पाषाण काल की अपेक्षा। मध्य पाषाण काल में जो हथियार होते थे एक सुसंगठित और अच्छे होते थे, जिसमें ब्लेड, क्रोड़ और नुकीला औजार, त्रिकोण इत्यादि होते थे। अगर जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं इनके महत्वपूर्ण स्थल की, महत्वपूर्ण स्थलों की। महत्वपूर्ण स्थल
यहाँ पे देखते हैं महत्वपूर्ण स्थलों में क्या है। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो ये यूपी में पड़ता है। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश। अगर महत्वपूर्ण स्थलों में चौपानी मांडो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है और एक प्रकार से चौपानी मांडो से हमें, चौपानी मांडो से मृदभंड के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चौपानी मांडो एक ऐसा स्थल है, यहाँ से मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अगर और भी स्थलों की यहाँ पे बात किया जाए तो महत्वपूर्ण स्थल में और भी बहुत से स्थल हैं, जैसे सराय नाहराय, ये भी यूपी में है, उत्तर प्रदेश। सराय नाहर उत्तर प्रदेश। वघई खोर एवं लेखैया, कहीं कहीं इसका नाम लेखनिया होता है, तो कंफ्यूज मत होना। ये दोनों ही स्थल कहाँ पर हैं, मिर्जापुर में पड़ते हैं, वघई खोर और लेखैया। ये मिर्जापुर यूपी उत्तर प्रदेश। ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चौपानी मांडो से क्या प्राप्त हुआ है, तो मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तनों की यहाँ पे क्या है, एक प्रकार से शुरुआत है और सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं यहाँ से मृदभांड के चौपानी मांडो से। बाकी अगर सराय नाहराय और वघई खोर लेखैया ये भी क्या है, मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। दूसरा अगर पॉइंट की बात करें, वागोर राजस्थान एवं आदमगढ़ मध्य प्रदेश से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बागोर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के पीसीएस के एग्जाम में या फिर वनडे एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। बागोर राजस्थान का एक ऐसा स्थल है और आदमगढ़, दोनों ही स्थलों से हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। किसके, पशुपालन के। तो यहाँ हमने जाना और देखते हैं कि इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, कि जो पुरापाषाण काल में आग की खोज हो गई थी किंतु उसका उपयोग को वो नहीं जानते थे और उस आग की खोज का यहाँ आते आते उपयोग होने लगा था। यानी आग का उपयोग होने लगा।
तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे चर्चा की मध्य पाषाण काल की, और उसके संबंध में हमने यहाँ पे जाना कि कौन कौन से स्थल हैं, किस प्रकार का जीवन यापन करते थे, और यहाँ पुरापाषाण काल की अपेक्षा और मध्य पाषाण काल में क्या भिन्नताएं हैं, उन हम सब चीज़ों को यहाँ पे देखा, जाना और समझा। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चर्चा करते हैं नव पाषाण काल की। तो इसको क्लीन कर देते हैं पहले। अब जानेंगे हम नव पाषाण काल के बारे में, क्योंकि ये नव पाषाण काल सबसे बाद का काल है एक प्रकार से देखा जाए, और समझेंगे पहले नव पाषाण काल के बारे में। नव पाषाण काल, इसके अगर काल की बात करें तो काल इसका देखिए जगह जगह कई पुस्तकों में इसका अगर भिन्न रूप देखा जाता है, कहीं 10,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है, तो किसी किताब में ये 9,000 ईसा पूर्व से दर्शाया गया है, लेकिन हम NCERT के अनुसार चलें तो ये 9,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को मध्य पाषाण काल बोला गया है, और यहाँ पे 9,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के कालखंड को क्या है, नव पाषाण काल बोला जाता है। तो ये मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल एक दोनों संक्रमण का काल है। यहाँ एक संक्रमण का काल इसलिए है कि किसी जगह से हमको किसी जगह से खेती की शुरुआत या नव पाषाण काल की शुरुआत जल्दी हो गई थी, और किसी जगह से मध्य पाषाण काल ही चल रहा था, क्योंकि जो जीवन में परिवर्तन आए हैं और जीवन के परिवर्तन के आधार पर ही नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को डिफाइन किया जाता है। तो कहीं खेती की शुरुआत पहले हो गई थी, कहीं खेती की शुरुआत बाद में हुई है, इसलिए मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के कालखंड को हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो संक्रमण का काल कहते हैं, संक्रमण। ठीक है। अब यहां देखते हैं कि इस कालखंड में जीवन यापन कैसा था। जीवन यापन यहां पे क्या है, कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। यानी इस काल तक आते आते कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। अगर देखा जाए तो कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य अगर बात करें तो लहुरा देव है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पर 9,000 ईसा पूर्व से पहले 9,000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत हो चुकी थी यहाँ से। और जब कृषि की शुरुआत हो गई है तो इनके जीवन यापन में एक नया परिवर्तन आया था कि ये लोग खेती करेंगे, खेती के लिए तो फिर इनको स्थायी रहना पड़ेगा, अर्थात स्थायी निवास होने लगा तथा स्थायी समाज बनने लगा, अर्थात छोटे छोटे समूह में गांव बनने लगे।
तो ये शुरुआत है नवपाषाण काल की और ये बदलाव हैं मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल से भिन्न। अब यहाँ इनके जो औजार होते थे, औजार की अगर बात करें तो वो स्लेट के बनाए जाते थे। स्लेट एक पत्थर ही होता है, लेकिन एक अच्छा पत्थर होता है, उसके बनाए जाते थे, स्लेट के बनाए जाते थे। तो यहाँ कृषि की शुरुआत, पशुपालन की शुरुआत, स्थायी निवास बनने लगे, अर्थात छोटे छोटे गांव बसने लगे थे। और इनके औजार किस प्रकार के होते थे, ये स्लेट के बनाए जाते थे। अगर महत्वपूर्ण स्थलों की अगर बात करें, महत्वपूर्ण स्थल की अगर बात करें, महत्वपूर्ण स्थल, तो महत्वपूर्ण स्थलों में बुर्ज होम, ये बुर्ज होम कश्मीर में पड़ता है, और बुर्ज होम से गर्तावास का मतलब होता है गड्ढे बनाकर लोग रहते थे। गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं तथा यहीं से, बुर्ज होम से ही मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिलता है। यानी इसकी महत्वपूर्ण, बुर्ज होम एक प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है, नवपाषाण कालीन स्थल है। और यहाँ से क्या मिलता है, गर्तावास के हमें साक्ष्य मिलते हैं, और मालिक को कुत्ते को मालिक के साथ समाधान में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं, बुर्ज होम से। दूसरा, एक कश्मीर का दूसरा स्थल है, वो है गुफकराल। गुफकराल ये भी कश्मीर में ही पड़ता है। ये भी नवपाषाण कालीन स्थल है, और नवपाषाण कालीन स्थल है गुफकराल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से देखा जाए तो बुर्ज होम और गुफकराल दोनों ही महत्वपूर्ण स्थल हैं, और दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर दूसरे स्थलों की अगर बात करें यहाँ से हम, और भी बहुत सारे स्थल हैं जो बहुत बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो यहाँ किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको हम क्लीन करते हैं। बाकी स्थलों की अगर हम बात करें तो और भी स्थल हैं जो नवपाषाण काल से संबंधित हैं, और बारी बारी से एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ देखते हैं और भी स्थल हैं, जैसे चिरांद हुआ। चिरांद ये बिहार में पड़ता है, सारण जिला बिहार, ये भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, कोलडीवा से ये यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, और इससे कोलडीवा से ही चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चावल के प्रमाण मिलते हैं।
तो कोलडीवा उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से चावल के प्रमाण मिलते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए, एक स्थल है बालाथल, वालाथल, वालाथल से हाथीवा चंद्रमा की आकृति मोहरों पर मिलती है, आकृति मोहरों पर मिलती है। अगर सबसे पहले कृषि में देखा जाए तो कृषि में इन्होंने सबसे पहले जौ को उपजाया था। कृषि के दौरान पहली फसल जौ थी। कृषि के दौरान सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, जौ को उपजाया था। अन्य अगर पॉइंट की हम बात करें यहाँ पे, तो पहिए की खोज महत्वपूर्ण घटना थी। पहिए की खोज कृषि की शुरुआत तो यहाँ आपने देखा नवपाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण आपने स्थल देखे, और मध्य पाषाण की अपेक्षा यहाँ क्या बदलाव हुए हैं, मनुष्य का जीवन में क्या परिवर्तन हुए थे, वो आपने यहाँ पे देखा बारी बारी से। पुरापाषाण काल के बारे में जाना, मध्य पाषाण काल के बारे में जाना, नवपाषाण काल के बारे में जाना। मनुष्य का जीवन तीनों में भिन्न भिन्न हुआ है, औजार भी तीनों में अलग अलग हुए हैं, और स्थलों की भी खोज अलग अलग जगह से हमको यहाँ पर मिली है। तो परीक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं नवपाषाण काल से। तो दोस्तों, ये हमारा प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल का जो चैप्टर है, उनसे जो महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने आपके सामने यहाँ पे प्रकट किए, और ये समझाने की कोशिश की थी कि किस काल से संबंधित कैसे यहाँ पे पॉइंट रखे गए हैं। अब हम यहाँ 2 मिनट आपकी और लेंगे और बताएंगे आपसे कि इसके बाद ये जो हमारा चैप्टर हो गया, बेसिक से लेकर हम एडवांस तक को यहाँ पे हमने आपके सामने रखा है। अब हम बताएंगे आपको कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, यानी कि कल हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो वो पुरापाषाण काल से ही संबंधित होगा, यानी कि पाषाण काल से संबंधित होगा। और जो आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक पाषाण काल से संबंधित, जैसे यूपीपीसीएस ने, आईएएस ने या फिर अन्य स्टेट ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, उनसे संबंधित ये हमारे जो कल का लेक्चर रहेगा, और हम लगभग आपके सामने 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और समझाएंगे कि कैसे क्वेश्चन किस स्टेट विशेष में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।